नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे और करंट अफेयर साथ ही साथ स्टैटिक जीके जीएस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्नों को करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को एक आप सभी लोग अपने अपने स्तर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और पहली बार जितने मेरे भाई बहन हैं या फिर जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोगों से निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? भारत और इंडोनेशिया है, भारत और कंबोडिया है, भारत और थाईलैंड है, भारत और जापान है। पहले प्रश्न की बात करेंगे, सिम्बेक्स अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? क्या आंसर करेंगे? तो आप कहेंगे ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और कंबोडिया के बीच में। ठीक है, किसके? तो भारत और कंबोडिया के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास होता है। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत और जापान के बीच में आपसे पूछा जाए भारत और जापान के बीच में कौन कौन सा अभ्यास होता है, तो आप कहोगे धर्म गार्जियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे धर्म गार्जियन। भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास होता है। साथ ही साथ आपको याद रखना वीर गार्जियन। ठीक है, धर्म गार्जियन और वीर गार्जियन अभ्यास जो है ये भारत और जापान के बीच में होता है। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया के बीच में आपसे बोले भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं, तो आप कहोगे समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति। ठीक है, समुद्र समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति अगर हम लोग बात करेंगे तो समुद्र शक्ति और गरुण शक्ति अभ्यास जो है ये भारत और इंडोनेशिया के बीच में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भारत और कंबोडिया के बीच में सिम्बेक्स अभ्यास होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 महिला एकल विजेता कौन बनी है? साइना नेहवाल है, मनिका बत्रा है, पीवी सिंधु है, इनमें से कोई नहीं। तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट की बात करेंगे 2024 महिला एकल विजेता कौन है? अच्छा, अगर ये सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 अगर आपसे पुरुष एकल विजेता पूछा जाए, अगर पुरुषों में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे लक्ष्य सेन है। ठीक है, कौन हो जाएंगे? तो पुरुषों में अगर आपसे पूछा जाएगा तो पुरुषों में आप कहेंगे लक्ष्य सेन है। ठीक है, तो सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 पुरुष एकल विजेता लक्ष्य सेन है। महिला एकल की बात करेंगे तो आप कहेंगे पीवी सिंधु है। तो ऑप्शन संख्या सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पीवी सिंधु हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। इसरो ने अपने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पीडेक्स को किससे लॉन्च किया? अब ये इसरो का पहला, ठीक है, इसरो का ये पहला स्पेस डॉकिंग मिशन है, याद रखिएगा। इसरो की बात करेंगे तो ये इसरो जो है, इसरो का पहला स्पेस डॉकिंग मिशन है स्पीडेक्स, और इसको किस रॉकेट इंजन से लॉन्च किया गया? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे। तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सा ये प्रश्न है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे PSLV C60 से। ठीक है, तो इसरो ने अपने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन को PSLV C60 से लॉन्च किया है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और ध्यान रखिएगा कहाँ से, अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ठीक है, कहाँ से? तो आप कहोगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको लॉन्च करने का काम किया गया है। और एक प्रश्न और बन सकता है कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है ये कहाँ पर है? तो ये आपको श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर को, 21 दिसंबर को, 25 दिसंबर को, 26 दिसंबर को। क्या आ जाएगा बताइएगा? तो विश्व ध्यान दिवस की अगर हम लोग बात करेंगे तो विश्व ध्यान दिवस कब मनाया था? 22 दिसंबर, 21 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 21 दिसंबर को। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सा दिवस है, इंपॉर्टेंट है। विश्व ध्यान दिवस अगर हम लोग बात करेंगे कब मनाते हैं, तो आप कहोगे 21 दिसंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन संख्या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न का आंसर करेंगे। आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? प्रश्न बन सकता है, बताइएगा क्या जाएगा? तो आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे संजय मल्होत्रा है। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो आप कहोगे संजय मल्होत्रा है। ठीक है, कौन है? तो संजय मल्होत्रा जो है ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना का शुभारंभ कहाँ से किया है? गुजरात है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बीमा सखी योजना की शुरुआत हो रही है। और ये कहाँ से हो रही है? ये प्रश्न आपसे बन रहा है।
अच्छा ध्यान रखिएगा, जो बीमा सखी योजना है, ठीक है, इसकी जो शुरुआत है ये 9 दिसंबर 2024 को, ठीक है, कब, तो 9 दिसंबर अगर हम लोग बात करेंगे तो बीमा सखी योजना जो है इसकी शुरुआत कब हो रही है, तो आप कहोगे 9 दिसंबर 2024 को, ठीक है, 9 दिसंबर 2024 को बीमा सखी योजना की शुरुआत हो रही है। और कहाँ से होगी, तो आप कहोगे पानीपत हरियाणा से, ठीक है, कहाँ से, तो पानीपत हरियाणा से, ठीक है, तो पानीपत हरियाणा से प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना की शुरुआत की है 9 दिसंबर 2024 को, ठीक है, कहाँ से की है, तो आप कहोगे पानीपत हरियाणा से। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस बीमा सखी योजना का उद्देश्य क्या है, तो आप कहोगे महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, बीमा सखी योजना का उद्देश्य क्या है, तो महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, याद रखिएगा, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, ठीक है, अवसर उपलब्ध कराना, ठीक है, महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर जो है इनको उपलब्ध कराना, ठीक है, बीमा सखी योजना का उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा से हो रही है, और किसके द्वारा, मोदी जी के द्वारा। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे, अंतरिक्ष कचरे से है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है, साइबर क्राइम से, या फिर जैविक कृषि से। तो कैसलर सिंड्रोम का संबंध किससे, जितने भी मेरे भाई बहन बाद में जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन करूंगा सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे, ठीक है, तो सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कैसलर सिंड्रोम का संबंध जो है वो अंतरिक्ष कचरों से है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में जो कचरे हैं, ठीक है, उनसे उनसे संबंध है कैसलर सिंड्रोम का। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। तो एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हम लोग बात करेंगे तो एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित कौन सा संविधान संशोधन विधेयक जो है ये लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। और अगर आपसे पूछ ले कि एक राष्ट्र एक चुनाव जो है इस समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया, तो आप कहोगे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को, ठीक है, किसको, तो इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है, तो आप कहोगे रामनाथ कोविंद, ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का प्रमुख आपको किसको बनाया गया है, तो आप कहोगे रामनाथ कोविंद को एक राष्ट्र एक चुनाव समिति का प्रमुख बनाया गया। और इससे संबंधित जो संविधान संशोधन है वो है 129वां जो संसद में प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं। तो गोवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया था, ठीक है। गोवा की अगर हम लोग बात करेंगे तो गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया था। कब जीता था, तो आप कहोगे 1510 में, ठीक है, 1510 में गोवा को पुर्तगालियों ने जीत लिया था। और ठीक है, और इसके बाद से गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। गोवा को 19 दिसंबर, ठीक है, कब, तो 19 दिसंबर 1961 को, 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चला करके, ठीक है, कौन सा, तो ऑपरेशन विजय चला करके पुर्तगालियों से आजाद कराया गया था, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। कब अधिकार हुआ था, तो 1510 में, ठीक है। किसने अधिकार किया था, कौन था, तो आप कहोगे पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, ठीक है, पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, और इसने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय चला करके गोवा को आजाद कराने का काम किया जा रहा है। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं आपसे पूछा जाएगा, तो आप कहोगे 19 दिसंबर को, ठीक है, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, ठीक है, 19 दिसंबर के दिन गोवा आजाद हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। हॉर्नबिल उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट ये उत्सव है और कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, कई बार ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। हॉर्नबिल उत्सव जो है ये 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है, ठीक है, क्या जाएगा, तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल उत्सव की बात करेंगे तो 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, आप कहोगे नागालैंड में। नागालैंड की स्थापना कब हो रही है, तो आप कहेंगे 1963 में, ठीक है, 1963 में नागालैंड की स्थापना हो रही है। और नागालैंड की जो राजकीय भाषा है वो क्या है, तो आप कहोगे अंग्रेजी है, ठीक है। नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है, तो आप कहोगे अंग्रेजी है, ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है। 1963 में नागालैंड की स्थापना हो रही है और नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर के बीच में हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया था। ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ रहा है कि अंटार्कटिका में मैत्री 2 अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा किस वर्ष तक की गई है। तो अगर हम लोग अंटार्कटिका की बात करेंगे तो अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। क्या करते हैं, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए
समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, अंटार्कटिका को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। दूसरी चीज आपको याद रखना, अंटार्कटिका में अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको 3 शोध केंद्र देखने को मिलेंगे। कौन कौन से? तो एक तो दक्षिणी गंगोत्री है, ठीक है, एक तो दक्षिणी गंगोत्री है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा मैत्री है, और इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो भारती है। ठीक है, तो दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारती, 3 शोध केंद्र आपको अंटार्कटिका में देखने को मिलेंगे। अंटार्कटिका जो है इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और जो ये मैत्री अनुसंधान केंद्र था, इसी के स्थान पर अगर हम लोग बात करेंगे तो अब भारत सरकार मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने वाली है। किस वर्ष तक स्थापित कर लेगी, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न की बात करेंगे तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे 2029 तक। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 2029 तक इस मैत्री-2 अनुसंधान केंद्र को स्थापित कर लिया जाएगा। तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न, बताएंगे क्या जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास, उपर्युक्त सभी। 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 10वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइएगा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2025 के लिए कौन सी थीम निर्धारित की है? तो आप कहोगे उपरोक्त सभी। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और विश्वास। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र की अध्यक्षता अगर हम लोग बात करेंगे किसने की है, तो आप कहोगे फिलेमॉन यंग ने की है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन सकता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है, तो आप कहोगे फिलेमॉन यंग ने की है। भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में भारत के साथ और किस देश ने घोषित किया है? तो आप क्या कहोगे, तो भारत और स्पेन ने। ठीक है, भारत और स्पेन ने वर्ष 2026 को संस्कृति वर्ष के रूप में घोषित किया। माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो आप कहोगे अंटार्कटिका में। बहुत ही महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है माउंट एरेबस ज्वालामुखी जो है ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो आप कहोगे अंटार्कटिका में। 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहते हैं? तो रोम को कहते हैं। ठीक है, 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो प्राचीन रोम था वो 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था, इसीलिए इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है, रोम कहेंगे। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव नेत्र की रेटिना पर बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, कि किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब मानव के नेत्र में कहाँ पर बनता है? आप कहोगे रेटिना में बनता है। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये कैसा होता है? तो ये कहोगे वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, क्या होता है? तो मानव किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो मानव नेत्र की रेटिना पर बनता है, और जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? वास्तविक होता है और उल्टा होता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थी। ठीक है, और आपको इनको अच्छे से रिवाइज कर लेना, दोहरा लेना, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में आपको प्रश्न देखने को मिलने वाला है। तो टॉप 10 एमसीक्यूज हम लोगों ने किए, और यहाँ से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि 5 प्रश्न ऐसे हैं जो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में देखने को आपको मिलने वाले हैं। तो इस सेशन को एक बार फिर से आप अच्छे से दोहरा लीजिएगा, ताकि यहाँ से कोई प्रश्न बने तो फिर गलती होने की संभावना ना हो। तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहा करे। तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।